If a glass rod is rubbed with a silk cloth or a fountain pen with a coat seal, it is able to attract small pieces of paper, straw, lint, light feathers, etc. तो अगर कभी भी हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ में अगर रब करते हैं, या एबोनाइट रॉड को अगर हम वुलन क्लॉथ के साथ में रब करते हैं, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, वो उसी को हम चार्ज बोल देते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि हमने कोई छोटे छोटे कागज़ के पीसेस अगर रख दिए, तो वो उन कागज़ के पीसेस को अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। या फिर हमने कोई लाइट फैदर के टुकड़े छोटे छोटे रख दिए, तो वो उसको अट्रैक्ट कर देगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम बोलते हैं चार्ज। अच्छा, ये रहती है थोड़ी देर के लिए। अगर मान लीजिए उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया है और हमने उसको हाथ से या किसी और चीज़ से साफ़ कर दिया, फिर वो अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको। क्या करा आपने, एक ग्लास रॉड को लिया और उसको सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब कर दिया। अब सिल्क क्लॉथ पर रब करने के बाद में फिर आपने क्या करा कि उस पर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर गए, उसने उसको अट्रैक्ट कर दिया। फिर आपने हाथ से उन टुकड़ों को छुड़ा दिया। तो जैसे ही आपने हाथ से उन टुकड़ों को छुड़ा दिया, दैट मीन्स आपने हाथ से एक तरह से उसके ऊपर जो चार्ज था वो भी रिमूव कर दिया। जब वो रिमूव हो जाएगा, तो अब वो दोबारा आप चाहो कि वो दोबारा अट्रैक्ट करेगा, वो नहीं करेगा। दोबारा अट्रैक्ट करने के लिए फिर से सिल्क क्लॉथ के साथ उसको रब करना पड़ेगा। तो ये जो चार्ज होता है, इस चार्ज को हम बोल देते हैं स्टैटिक चार्ज। रुका हुआ चार्ज होता है, कंटिन्यूस मोशन में चार्ज नहीं बनता। अब इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स which gives rise to electric force between various objects. Electric charge is a scalar quantity. Its SI unit is coulomb. ठीक है। A proton has a positive plus E and an electron has a negative minus E charge where E is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 coulomb. ये हमको पता ही है कि चार्ज क्या होती है, उसकी इंटरनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम प्रोटॉन पर चार्ज होता है, तो ये वाला चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उनके चार्ज को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, बस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पेज नंबर 1 पर ही बिल्कुल नीचे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स एंड पाउडर कोटिंग, इन फ्लाई ऐश कलेक्शन इन चिमनीज। तो ये छोटी छोटी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत छोटी छोटी इसकी यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो दो तरीके के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमको पता ही है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर मैं कराने की ज़रूरत नहीं समझता। कंडक्टर कौन है, जो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने दे, और जो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो ना होने दे, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है। अब आप आइए पेज नंबर 3 पर, जिसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ में भी अपना असर डाले, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन में क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने ये कहा कि एक हमारे पास एक चार्ज्ड रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ इकट्ठे हो गए और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ इकट्ठे हो गए। अब हमने क्या करा कि हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड यहाँ पर लेकर आए। हमने क्या करा कि हम एक ग्लास रॉड लेकर आए सिंपली। देखिए, इट इज द फिनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्जेस अपीयर एट इट्स फार्दर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ नियर बाई चार्ज बॉडी। तो यहाँ पर एक कंडक्टिंग रॉड रखी हुई थी। अब हमने क्या करा कि कंडक्टिंग रॉड के अंदर बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, तो इसको हमने एक जगह फिक्स कर रखा था ऐसे। तो इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। कोई भी बॉडी जो है, कोई भी जो कंडक्टर है, वो बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस के मिलने से बना हुआ है। उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस का जो है मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो होता है उसके अंदर। अब हमने ये कहा कि हम तो सारे चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में थे, कुछ चार्जेस को छोड़ दीजिए क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर।
तो हमने कहा कि जितने भी जो चार्जेस हैं सारे के सारे रेस्ट में थे। अब हमने क्या करा कि कोई एक चार्ज बॉडी लेकर आ गया इसके पास में। चार्ज बॉडी का मतलब क्या है कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज है। तो हमने कहा पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर इंड्यूस्ड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये जो हम एक ग्लास रॉड लेकर आए हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जब हम इस कंडक्टिंग रॉड के पास उसको लेकर आएंगे तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उन सबको अपनी तरफ खींचेगा, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो यहाँ से दूर हटकर भागेंगे, क्योंकि आप दूसरी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं। तो वही फंडा है यहाँ पर भी कि अपोजिट चार्जेस ने तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, तो सारा नेगेटिव इधर इकट्ठा हो गया, और जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल कर रहे हैं। तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस इधर थे या कहीं भी थे वो सारे के सारे दूर भाग कर उस तरफ चले गए। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखिएगा हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखनी है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ फॉलोइंग 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है। एक होती है एडिटिविटी, एक होता है क्वांटाइजेशन, और एक होता है कंजर्वेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहला है एडिटिविटी। एडिटिविटी, तो एडिटिविटी में ये है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 टिल Qn, बहुत सारे चार्जेस हैं, और हमसे ये बोला जाए कि उस सिस्टम का टोटल चार्ज आप बताइए, तो टोटल चार्ज जो है वो सबके सम के बराबर हो जाता है। तो अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो जो टोटल चार्ज है वो उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ खास नहीं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्वांटाइजेशन में क्या है, क्वांटाइजेशन में ऐसा होता है, जैसे ये तो एडिटिविटी था, क्वांटाइजेशन में ये होता है कि जितने भी चार्जेस हैं उनको आप क्वांटिफाई कर सकें। क्वांटिफाई करने का मतलब ये है कि उनकी जो क्वांटिटी है वो भी टोटल चार्ज को बताएगी। जैसे मान लीजिए एक चार्ज है, तो अगर एक चार्ज की ये यूनिटरी मेथड वाला सिस्टम है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक चार्ज है 1 ई बोल दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा। ठीक है, अब अगर हमसे कोई ये बोलते नहीं भाई 50 चार्जेस का बताइए, तो 50, तो सिंपल है 50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पूरा, ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी चार्जेस हैं उनमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ चार्जेस जितने भी हैं आपके पास, उसमें आपको एक चार्ज की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, टोटल चार्ज आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये जो फॉर्मूला है ये वाला बनता है Q इज इक्वल टू एनी, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, Q इज इक्वल टू एनी। अब देखिएगा इसी तरीके का इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड। अगर एक बॉडी हर सेकंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रही है लगातार, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो टोटल चार्ज 1 कूलम जो है वो कितने टाइम में मिलेगा, तो हमें ये देखना है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें ये है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन 1 सेकंड। तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स कितने सेकंड में एमिट होते हैं, 1 सेकंड में। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन gets emitted
1/10⁹ सेकंड, एक इलेक्ट्रॉन इतने में एमिट होता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम गेट्स एमिटेड। अब मैंने इसको चार्ज की वैल्यू लिखी है कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना हो गया, 1.6 × 10⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम गेट्स एमिटेड इन 1/10⁹ into 1.6 into 10⁻⁹ नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी, तो 1/10⁹ लिखेंगे बस, मीन 1/10⁹ सेकंड, ठीक है। हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में एमिट हो रहा है, तो फिर इतना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन में इतना ही तो चार्ज होता है, इसका मतलब इतना चार्ज इतने सेकंड में एमिट हो रहा है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि एक कूलम्ब का बताइए, एक कूलम्ब का, इट इम्प्लाइज दैट 1 कूलम्ब चार्ज gets emitted, 1 coulomb charge gets emitted in 1/10⁹ 1.6 × 10⁻⁹ था, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना, 1 के लिए, यूनिट के लिए निकाल रहा हूँ, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 1.6 × 10⁻, इतना सेकेंड्स। अब ये क्या हो जाएगा, 1/1.6 into 10⁻⁻⁹ और +9 कितना हो गया, 10⁻⁻10। न्यूमरेटर में आ गया 10⁻10, डिनोमिनेटर में आ गया 1.6, 10⁻⁻10 को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻10 हो गया। तो 10⁻10 का मतलब क्या हो गया, 1 के आगे कितने जीरो, 10 जीरो, और पॉइंट गया तो 1 10 और आ गया, उसके आगे आप 1 2 3 4 5 5 जीरो लगा दो बस, तो टोटल 10⁻10 × 10⁻1 10⁻11 हो गया। मैं यहाँ पर 10⁻6 लिख दूँगा, 10⁻5 तो ये हो गया और 10⁻6 ये हो गया, और डिनोमिनेटर में 16, ठीक। अब जरा डिवाइड कर लो, 16 1 16, 16 6 96, 100 - 96 is 4, 4 0 40, 16 2 32, 40 - 32 is 8, 8 0 80, 16 5 80, another is 0, तो 6250 into 10⁻6 सेकेंड्स। एक तो ये तो आंसर आ ही गया, ठीक है, कि एक कूलम चार्ज, उन्होंने वही पूछा है ना, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में एमिट हो रहे थे, तो एक इलेक्ट्रॉन कितनी उसमें होगा, 1/10⁻9 सेकेंड्स में, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कितनी देर में हो रहा है, 1/10⁻9 सेकेंड्स में। तो फिर 1 कूलम के लिए क्या करेंगे, ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ गया, फिर इसको सिंप्लीफाई करा है, तो एक कूलम चार्ज इतने सेकंड में एमिट होगा, एक कूलम चार्ज इतने सेकंड में एमिट होगा। ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में, आवर्स में, 6250 into 10⁻6। इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 से, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। फिर हम कहेंगे नहीं तो अभी भी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 24 से भी डिवाइड कर देंगे। जब 24 से डिवाइड करेंगे तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आवर्स है तो एक मतलब कितने आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब उसको डेज में कन्वर्ट करना है तो 24 से डिवाइड करेंगे, कहेंगे नहीं जी इसको तो ईयर्स में भी करना है कन्वर्ट। ये मान लिया ये तो एक दिन के लिए आया था, 24 से डिवाइड करा, एंड 365 से डिवाइड करा, तो ये ईयर्स में भी आ जाएगा, समझ गए। वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है इस वजह से। अब जरा देखो 6250 10⁻6 मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने जीरो लगा रहे हैं, 3600 into 24 into 365, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। वैल्यू बड़ी है तो जरा कैलकुलेटर से आंसर निकालते हैं इसका।
न्यूमरेटर में है 6 to 5 के आगे 4 जीरो, हाँ नहीं 1 2 3 4 5 जीरोस। अच्छा, और डिनोमिनेटर में 36 24 365, 36 इंटू 24 इंटू 365, तो 315 360 ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। 6 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 315 360 315 360, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब जरा डिवाइड करते हैं 6 2 5 और 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 3 1 5 3 6, ये वैल्यू आ रही है 198.18, 198.18 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया 198 ईयर्स, समझ गए। तो अब आप ये देख लीजिए कि एक कूलम जो चार्ज है, एक कूलम चार्ज कितना बड़ा होता है। हम तो समझने के लिए एक कूलम चार्ज जो एमिट हो रहा है, अगर कोई डिवाइस ऐसी है जो हर सेकंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रही है, तो फिर वो एक कूलम चार्ज कितने टाइम में एमिट करेगी, एक कूलम चार्ज इतने टाइम में 198 ईयर्स में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, यही आंसर है 198.18 ईयर्स, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रॉपर्टी इसमें है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट स्टेट्स दैट फर्स्ट है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसका आसपास के किसी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड है द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक चार्ज और मास, इन दोनों में रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में जो रिलेशन है वो देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ठीक है। 2 पॉइंट्स, मतलब इसमें टोटल जो है वो 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका पॉजिटिव भी नेगेटिव भी जीरो भी कुछ भी हो सकता है, पहली चीज़। लेकिन मास जो है वो जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। मास जीरो हो गया तो मतलब बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसका मास ही नहीं है तो बॉडी ही नहीं है इसका। उसके बाद सेकंड देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि Q इज इक्वल टू एनी। हमको ये मालूम है कि सबसे छोटा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो या तो इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है। तो हमने ये बोला उसका जो चार्ज है वो फिक्स्ड है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो हम ये कहेंगे कोई भी बड़ा सिस्टम है वो उन्हीं छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर बना होगा। जैसे ये बताया गया ना कि कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम होता है। बहुत टाइम तक ये चलता रहा एटम है एटम है एटम है, फिर पता चला कि नहीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसलिए Q इज इक्वल टू एनी, तो एक रिलेशन है चार्ज में। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड। मास का कोई ऐसा रिलेशन अभी तक एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं है। थर्ड जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। चार्ज जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। और इसमें थर्ड क्या, मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। किसी भी बॉडी का मास उसकी स्पीड के साथ में इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे, वो है ना हमने देखा था आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E इज इक्वल टू mc²। आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो आप ये देखिएगा कि उसकी जो एनर्जी है वो जैसे 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 जितना उसका मास बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम कुछ और बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। तो किसी भी चार्ज जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो मास है, मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। हम क्या देख रहे हैं, चार्ज में और मास में कंपैरिजन देख रहे हैं। मास इंक्रीज होता है कैसे, हम यहाँ पर एनर्जी की अगर बात करेंगे तो जो एनर्जी है
एनर्जी में हमारे पास आएगा हाफ mv²। और ये वाला जो रिलेशन है इसमें हमारे पास क्या होता है m प्लस एम नॉट। एम नॉट क्या होता है? रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। मतलब इसको प्रॉपरली अगर डिफाइन करें तो ये होता है m प्लस एम नॉट। इधर है c²। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड, आप अब ये बोलेंगे कि ये जो टोटल मास है ना किसी भी बॉडी का, दैट इज m प्लस एम नॉट। ठीक है, तो इंक्रीज कौन सा मास हो रहा है? हम कहेंगे रेस्ट मास जो है वो कभी भी किसी बॉडी का इंक्रीज नहीं होता। और हाँ, यहाँ पर भी m नॉट है, यहाँ पर भी m नॉट है। तो जो एक्चुअल में जो मास है, एक्चुअल में मास ये वाला है, इसको एक्चुअल मास बोलेंगे किसी भी बॉडी का। अच्छा, हम ये कहेंगे कि नहीं ये तो अजीब सी चीज़ लग रही है। नहीं, ये अजीब सी चीज़ नहीं है, सही चीज़ यही है। हम जब ये कहते हैं कि किसी भी बॉडी का मास है, मान लीजिए 70 किलोग्राम या 30 किलोग्राम या 20 किलोग्राम, किसी भी बॉडी का ये मास है, वो बॉडी अगर ट्रैवल कर रही है तो ट्रैवलिंग के दौरान उसका मास कौन मेज़र करता है? कोई भी बॉडी ट्रैवल कर रही है बड़ी तेज, तो उसमें मास मेज़र करने का कोई हमारे पास डिवाइस है? कोई डिवाइस नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड बस यही आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। किसी भी बॉडी को अगर हमको मास निकालना है, हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं मास मेज़र करने के, डायरेक्ट मेथड्स जितने भी हैं, वेइंग मशीन हो गया है ना, और वेइंग बैलेंस हो गया, जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, उन सब डिवाइसेस पर आपको उस बॉडी को रेस्ट में लाकर रखना पड़ेगा, तब मास निकालना पड़ेगा। तो वो मास कहलाता है रेस्ट मास। तो जो हमने एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मास है वो हम एम नॉट ही लिया करते हैं। और एक्चुअल मास ये है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो फिक्स्ड क्वांटिटी है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो एम नॉट है रेस्ट मास, ये भी फिक्स्ड है। यहाँ चले जाओ आप, वीनस पर चले जाओ, किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाओ, सब जगह वही है। हाफ भी एक कांस्टेंट है। तो कुल मिलाकर ये जो वेलोसिटी है ये वेरी करेगी, तो ये जो मास है ये भी वेरी करेगा। इसमें भी एम नॉट सेम है, लेकिन ये जो एम है ये वेरी करेगा। तो इसलिए मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी बढ़ी, मास बढ़ा, मास बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी। ठीक है, तो जो चार हमने देखे, 3 पॉइंट्स देखे। अब इसमें फोर्थ देखिए, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। चार्ज जो है स्ट्रिक्टली कंजर्व, कंजर्व का मतलब क्या है? सेम रहता है। चार्ज जो है वो सेम रहता है। अच्छा, उसके बाद है कि मास इज नॉट कंजर्व बाई इटसेल्फ एज सम ऑफ द मास में गेट चेंज्ड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। मास कंजर्व नहीं रहता, ये भी बिल्कुल अलग चीज़ है। हमने तो ये पढ़ा था मास कंजर्व रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी फिर कोई कहानी आ गई, मास इज नॉट कंजर्व बाई इटसेल्फ एज सम ऑफ द मास में गेट चेंज इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। तो हमें मालूम है कि कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, कुछ एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि मास जो है वो भी कभी कंजर्व नहीं रहता। ठीक है, ये कैसे? इसका एक एग्जांपल रॉकेट साइंस में है कि जब कभी कोई रॉकेट जाता है तो रॉकेट धीरे 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 जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, अपना कुछ मास वो छोड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ जो है, कोई एक क्या बताएं, एरोप्लेन है, चलिए मान लीजिए कोई एक एरोप्लेन है, गंदा हो रखा है, कीचड़ वीचड़ लगा हुआ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हमने क्या करा, वो उड़ना शुरू कर दिया, उसने उड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे वो उड़ेगा तो उस पर ग्रेविटी काम करेगी, तो जो कीचड़ लगा हुआ है वो ग्रेविटी से कुछ नीचे गिरेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर एयर रेजिस्टेंस काम करेगा, तो हवा उस पर लगती जाएगी, तो भी उसका जो है वो जो भी पार्ट्स उस पर लगे हुए हैं वो छूटते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो बॉडी है अगर उस पर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा रिमूवेबल मास है जो रिमूव हो सकता है, टाइम के साथ साथ जो रिमूव हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी आप बढ़ाते जाएंगे तो मास जो है वो चेंज हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो बाहर से आकर उस पर लग जाए। तो इसलिए हम ये कहेंगे मास इज नॉट कंजर्व बाई इटसेल्फ, खुद में तो कंजर्व नहीं रहता। एज सम ऑफ द मास में गेट चेंज इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। मास एनर्जी में चेंज हो सकता है या एनर्जी मास में चेंज हो सकती है। एनर्जी मास में चेंज हुई तो मास बढ़ गया, मास एनर्जी में चेंज हुआ तो मास घट गया, तो मास कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए नहीं है। एक तो ये कि मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड, दूसरा मास हमेशा कंजर्व नहीं रहता। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, 5वां पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दो चार्जेस के बीच की अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुआ तो अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव हुआ तो रिपल होगा। लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने 9th क्लास में भी करा था, 11th में भी करा था, उसमें ये था कि कोई भी अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट ही करती है किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसमें रिपल्सिव नहीं होता कुछ भी। 6th है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसल आउट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैंसल आउट हो सकती हैं क्योंकि जो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव को अगर हमने पॉजिटिव मान लिया तो रिपल्सिव वाली नेगेटिव होगी। तो अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैं 5 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो दूसरा बोल रहा है कि नहीं मैं 5 न्यूटन की फोर्स से रिपल भी कर रहा हूँ, तो वो 5 - 5 हो गई। अट्रैक्टिव को पॉजिटिव माना तो रिपल्सिव को नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैंसल आउट कर सकती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज, ये इसमें ना नोट्स पे ठीक कर लीजिए, मे नॉट कैंसल आउट, मे नॉट लिखिएगा, इसमें गलती से मे कैंसल आउट ही लिखा हुआ है, मे नॉट कैंसल आउट। ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैंसल आउट नहीं करेंगे, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव ही होती हैं। तो अगर कोई एक चीज़ रखी हुई है, मान लीजिए कोई लोहे की कोई चीज़ रखी हुई है, तो अर्थ तो उसको अट्रैक्ट कर ही रही है, अभी मैंने नीचे एक मैग्नेट ऑफ रख दिया तो वो भी उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ही हैं सारी की सारी, वो तो सब जुड़ेगी ना, ऐड ही होगी, उसमें कैंसल आउट होने का मतलब ही नहीं है। 7th है अ चार्ज बॉडी ऑलवेज पजेसेस सम मास। जो चार्ज बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ मास जरूर होता है, जबकि मास की अगर बात करें, अ बॉडी पजेसिंग मास में नॉट हैव एनी नेट चार्ज। तो ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी में मास हो लेकिन चार्ज ना हो, लेकिन किसी बॉडी में चार्ज है तो उसमें मास जरूर होगा, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स थे डिफरेंस के, इसमें कोई 2 या 3 पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद 1 मिनट वेट करिए। अगला देखिएगा, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड इन अकॉर्डेंस विद द रिलेशन। तो m इज इक्वल टू, हम ये रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। एक ये रिलेशन भी है, मेंशन कर दिया मैंने, हालांकि इस चैप्टर में कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। चलिए जी, अब जो इसका मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक जहाँ से चैप्टर कायदे से शुरुआत होती है, क्योंकि शुरुआत में जितनी भी चीज़ें थी ये सारी की सारी चीज़ें इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी, जिसमें हमको ये देखना है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चार्ज और मास में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। अब आगे देखिए कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहता है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी 2 चार्जेस हैं, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज, फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द 2 चार्जेस, एंड सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। तो कूलम्स लॉ
directly proportional to Q1 Q2 and F is directly proportional to Q1 Q2 and F is directly proportional to 1 upon R square. ठीक है, तो ये बोला गया कि दो कोई भी पॉइंट चार्जेस हैं और उन दोनों पॉइंट चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अब अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये हो जाएगा. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर अगर हम इक्वालिटी साइन लगाते हैं तो F is equal to K Q1 Q2 F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Where K is a constant of proportionality called electrostatic force constant for the two charges located in free space and in SI units we have electrostatic force constant बोलते हैं. इसकी वैल्यू होती है 1 upon 4 by epsilon naught और इसकी 1 upon 4 by epsilon naught की वैल्यू होगी 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये K की वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. उसके बाद यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे. एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि जो फ्री स्पेस है मतलब जो एयर है मतलब चारों तरफ जो एयर है उस एयर में कितना वो एयर परमिट करती है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए. अब हम ये कहते हैं कि जैसे हम किसी उसकी बात करते हैं मतलब एयर की अगर हम बात कर रहे हैं या फ्री स्पेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम अपना हाथ ऐसे 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 आराम से घुमा सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जो एयर है वो हम अगर अपने हाथ की बात करें तो हाथ एक ऑब्जेक्ट है तो अगर हम उसकी बात करें तो वो उसको पूरा परमिशन दे रहा है. परमिटिविटी मतलब उसको पूरा परमिट कर रहा है कि आप अपना हाथ ऐसे आराम से घुमा सकते हैं. वहीं अगर हमने हाथ अपना पानी में डुबाया और हम पानी में घुमाते हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि वाटर उतना परमिट नहीं करता. और वहीं अगर हम किसी सॉलिड की बात करें तो हम अपना हाथ किसी सॉलिड के अंदर जो है डाल ही नहीं सकते. रीज़न क्या है कि उसमें सॉलिड में कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते ही नहीं है. वो इतना क्लोजली पैक्ड होता है तो उसके अंदर हमको उस चीज़ को तोड़ना ही पड़ेगा तभी हमारा हाथ जाएगा. लेकिन वो हाथ जाएगा भी तो वो हवा में ही जाएगा. ठीक है, क्योंकि सॉलिड तो आपने बीच में से तोड़ दिया तो आपका हाथ कहाँ जाएगा? आपका हाथ बीच में जो एयर स्पेस बनेगा उसी में जा सकता है. लेकिन अब हम चार्ज की बात करते हैं तो जो चार्ज है चार्ज एयर में भी मूव करेगा, चार्ज लिक्विड में भी मूव करेगा और चार्ज सॉलिड में भी मूव करेगा. लेकिन उसकी परमिटिविटी की रेंज अलग अलग हो सकती है कि कितना परमिट करता है. तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है एप्सिलॉन बोलते हैं उसको. एप्सिलॉन EPSILON एप्सिलॉन और जीरो नीचे लगा रखा है एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी. इसकी भी फिक्स एक वैल्यू होती है 8.854 into 10 की पावर -5. ये वैल्यू होती है इसकी. ठीक है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमको टोटली इसकी ज़रूरत पड़ती है 1/4 एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की. तो इसलिए सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लर्न करना वो कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है. उसको छोड़िएगा. तो ये तो हमारा कूलम्स लॉ हो गया. कूलम्स लॉ क्या बन गया? Therefore, Coulomb's law is F is equal to 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 on R square. Q1 Q2 upon R square. ये होता है. फिर देखिएगा अगला टॉपिक है Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म.
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर कूलम्स लॉ देखना है तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्यों होगा? पहली चीज़ तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हम ये कहेंगे हाँ, क्योंकि कूलम्स लॉ क्या निकाल रहा है, फोर्स निकाल रहा है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल रहा है, और फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया प्लस का Q1, प्लस का Q1 एक चार्ज यहाँ पर लिया, और फिर कुछ डिस्टेंस पर हमने प्लस का Q2 एक चार्ज ले लिया, प्लस Q1 और प्लस Q2 ये चार्ज हो गया, और दोनों के बीच का जो हमने डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ले लिया R। दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस ले लिया स्मॉल r। फिर हम ये कहेंगे कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके बीच में कोई हम डिस्टेंस वेक्टर बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास अगर चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस चार्ज 1 की बात करते हैं, Q1 की। तो क्या इस चार्ज पर कोई फोर्स लग रहा है? हम ये कहेंगे यस, इस पर फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन लगा रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ऐसे। तो फोर्स किस पर लग रहा है? चार्ज 1 पर, और लगा कौन रहा है? 2, तो F12, इसको F12 वेक्टर का सिंबल लगा दीजिए F12 के ऊपर। तो आप ये देखिए F12 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? F12 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। F12 का मतलब चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाई फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज 1 बाई चार्ज 2। इसी तरीके से अब अगर मैं Q2 की बात करूँ तो Q2 पर फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है फर्स्ट चार्ज। तो चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाई फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज 2 बाई चार्ज 1, ये हो गया F2 का वेक्टर। ठीक है, अब जरा देखिए कि अगर मैं 1 से 2 तक चलता हूँ, अगर हम 1 से 2 तक चलते हैं, तो 1 से 2 तक जब हम चलेंगे तो हमारा जो वेक्टर बनेगा उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस वेक्टर, को हम बोलेंगे R12 वेक्टर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को सिर्फ अगर डायरेक्शन बतानी है वेक्टर की तो वो बताई जाती है यूनिट वेक्टर से। तो इसको लिखेंगे R12 कैप। क्यों? क्योंकि आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? R21 कैप। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत वेक्टर्स का याद हो तो इधर पॉइंट ए हुआ करता था और इधर पॉइंट बी हुआ करता था। अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते थे? ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर बोलते थे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए बस।
देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हमने ये कहा कि कभी भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जब भी हम ए से बी तक जा रहे हैं तो हम उस वेक्टर को ए बी वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, फिर यूनिट वेक्टर लेने का हमारा पर्पस क्या था? यूनिट वेक्टर लेने का पर्पस ये था कि यूनिट वेक्टर को किसी भी मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करो, वो उसको वेक्टर बना देता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर को किसी भी मैग्नीट्यूड में, किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करिए तो वो उसको वेक्टर बना देता है। और क्यों मल्टीप्लाई क्यों करा जाता है? मल्टीप्लाई इस वजह से करा जाता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो उसका खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 है ना। तो इसका मतलब वो जिस भी टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, क्योंकि 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो उसी के बराबर हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई करो 2 के बराबर हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई करो 7 के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर मैं F21 वेक्टर निकालूँ, देखिएगा F21 वेक्टर अगर निकालें तो F21 वेक्टर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन F21 वेक्टर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, तो डिस्टेंस तो दोनों के बीच में आ रही है तो आर स्क्वायर। लेकिन अब भैया आपने इसको वेक्टर बना दिया तो फिर ये तो पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि चार्ज इनटू चार्ज ये दोनों स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस वो भी स्केलर क्वांटिटी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, ऐसी स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? F21 वेक्टर की डायरेक्शन ये है और R12 कैप की डायरेक्शन ये है, तो R12 कैप मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ये F21 वेक्टर बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अब अगला है F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो ही गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जरा देखें कि F12 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है ये, और यूनिट वेक्टर कौन सा है इस डायरेक्शन में? R21 क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए R21 क्या, ये हो गया। तो दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में सिर्फ मेरे को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, फोर्स को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद देखिएगा हमने ये कहा कि भाई ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो दोनों तरीके की फोर्स होती है ना कूलम्स लॉ में। तो मैंने कहा कि ये मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए थे, अगर नेगेटिव लेने तो नेगेटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो एक पॉजिटिव ले लो, क्योंकि दोनों नेगेटिव तो ऐसे ही बिहेव करेंगे, वो भी रिपेल करेंगे। तो एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो। हमने क्या करा, यहाँ है द कूलम्बियन फोर्सेस बिटवीन अनलाइक चार्जेस Q1 Q2 लेस देन 0। उसमें भी क्या होगा, इधर है प्लस का Q1 और इधर है माइनस का Q2, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। उसके बाद देखिए कि अब पॉजिटिव पर, अब इस वाले चार्ज पर, फर्स्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये हो गया, जो फोर्स लग रही है चार्ज 1 पर, लग किसकी वजह से रही है? 2 की वजह से, तो F12 वेक्टर ये हो गया। फिर जो फोर्स लग रही है चार्ज 2 पर, और लग किसकी वजह से रही है? 1 की वजह से, तो F21 वेक्टर उस डायरेक्शन में हो गया। ठीक, उसके बाद जरा देखिए, जब मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? R12 कैप, और जब हम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? R21 कैप। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आप ये देखिए कि आपका F12 वेक्टर कैसे निकलेगा। मैंने इसको निकाल कर नहीं दिखाया, सिर्फ डायग्राम बनाया है। F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F12 की डायरेक्शन ये, R12 की भी डायरेक्शन ये ही। तो इसमें क्या होगा? इसमें F12 में R12 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर F21 में R12 और F12 में R21 आ रहा था। ठीक, यहाँ पर क्या होगा कि इसमें F12 है इधर, तो इधर भी R12 ही आएगा। F21 वेक्टर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R2। ठीक है,
तो R21 कैप माइनस R21 कैप जो है वो माइनस R21 कैप के बराबर होगा, ठीक है, इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। तो वो चीज़ें यहाँ समझा रखी हैं कि कौन सा आपका यूनिट चार्ज सॉरी यूनिट वेक्टर है। दिस मीन्स दैट द टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। सो कोलम्बियन फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या होता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। उसके बाद as the Coulombian forces act along F12 vector and F21 vector, that is along the line joining the centers of the two charges, so they are central forces। ये central forces होती हैं, ठीक। इसके बाद इनके कुछ limitations देख लीजिए। limitations क्या क्या हैं? The electric charges must be at rest। एक तो electric charges rest में होने चाहिए, पहला। Coulomb's law तभी हम लगा सकते हैं जब electric charges rest में होंगे, मोशन में होंगे तो नहीं लगा पाएंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। और तीसरा है द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज 10 की पावर -15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो आज आप इतने कर लीजिए, बाकी मैं एक काम करता हूँ, एक क्लास कल भी रखता हूँ उसकी, ठीक है। आप लोगों ने इसको कर कहाँ तक रखा है? ये चैप्टर कुछ भी नहीं करा अभी, तुमने कितना कर रखा है ऐसे? अच्छा, डाइपोल मूवमेंट से पहले वाला नहीं कर रखा? वो कर रखा है। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट से आगे का कर रखा? हाँ, फील्ड लाइंस वगैरह हो रही है उसके बाद। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कल करवाते हैं आगे, ठीक है। तुम्हारा भी शुरुआत में हाँ वैसे कर रखा है। मुझे ऐसा ध्यान है तुमने लेट करा था ना जो, तो मुझे ऐसा ध्यान है कि शुरुआत में मैंने शायद मैथ्स की तो एक क्लास ली थी रिलेशंस की, ठीक है, फिजिक्स की ली ही नहीं थी, तो कल भी मैं क्लास लूँगा, ठीक है। चलिए जी, ओके।